नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब इतने ज़्यादा पेच आ गए हैं कि इसका ऐसा लगता है हल अब परमाणु युद्ध से ही होकर रहेगा। और यही दावा किया जा रहा है कि कम से कम 15 ऐसे मोर्चे जरूर होंगे जहां रूस की अब सीधे सीधे यूरोपियन और नेटो देशों से अमेरिका को छोड़कर परमाणु युद्ध भड़क सकता है। और इसकी संभावना इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई है कि पिछले 36 घंटे से जेलेंस्की का लंदन से लेकर ब्रसेल्स तक जो दौरे हुए हैं उससे ये साफ हो चुका है कि जो जेलेंस्की हैं उनका ट्रंप से भरोसा उठ चुका है, अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। अब उनको सीधा लगता है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी उनको रूस से बचाएंगे, चाहे भले ही इसके लिए परमाणु युद्ध क्यों ना करना पड़े। मैं आपको इस खबर का पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक की आप 4-5 बड़ी खबरें देख लीजिए कि आखिर जंगी मोर्चे पर क्या क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर महीने के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा ड्रोन सिंगल डे में मॉस्को की तरफ उड़ाए हैं यूक्रेन ने, और दावा किया है कि उसने मॉस्को को टारगेट करने की पूरी कोशिश की है, उसको नुकसान पहुंचाया है रशिया को। लेकिन यहाँ जो रशिया है उसका दावा है कि उसने लगभग 287 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया है। सवाल ये है कि अचानक मॉस्को को टारगेट यूक्रेन क्यों कर रहा है और रूस इतना मजबूर क्यों हुआ है कि उसने 1,56,000 से ज़्यादा सैनिक अकेले प्रोकोवस्क जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है उसमें कहते हैं ना जंग में उतार दिए हैं। इस पूरी खबर का डिटेल इसी से आप समझ सकते हैं, गंभीरता को समझ सकते हैं कि पुतिन को जब से पता चला है कि पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में जो मीटिंग हुई है यूरोपीय नेताओं की, उसमें यह साबित हो गया है कि अब अमेरिका को छोड़कर यूरोप के और नेटो के जो 32 देश थे उसमें अमेरिका को अगर अलग कर दें तो लगभग सभी देश अब ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जंग को अब हम अपने हाथ में लें और हम रशिया के ऊपर एक ऐसा मोर्चा खोल कर दें ताकि रूस को डोमिनेट किया जा सके, उसको दबाया जा सके और पुतिन को जो कहते हैं ना गर्दन से पकड़कर उस युद्ध में हराया जा सके। ऐसे सपने 3 देश बड़ा खुलकर देख रहे हैं जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी है। और यही बात रशिया और पुतिन पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से ट्रंप से लगातार कह रहे हैं कि रशिया युद्ध विराम चाहता है, लेकिन यूरोप और नेटो के कुछ देश ऐसे हैं जो इस युद्ध को और भड़का रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो दावे अभी तक पुतिन कर रहे थे वही दावे अब राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। उन्होंने पोलित एक कहते हैं ना ब्यूरो, एक अपनी मैगजीन है, उसमें उन्होंने 2 टूक कहा है कि देखिए मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि यूरोप और नेटो के कुछ देश ऐसे हैं जिनके नेता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। उनका इशारा सीधे सीधे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की तरफ था। और ट्रंप ने आगे बोला है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि ये 3 देश मिलकर, नाम नहीं लिया है, ये 3 देश या कुछ देश मिलकर इस युद्ध को बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं और मुझे ये डर है कि ये युद्ध एक ऐसी विनाशक युद्ध की तरफ जा रहा है जहां यूक्रेन के साथ बहुत से नेटो देश और यूरोपीय देश जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो बयानबाजी हो रही है ये दोनों तरफ से हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले आपको खबर हम ये बता देना चाहते हैं कि ट्रंप का जो 28 सूत्रीय फार्मूला जो जेलेंस्की के ऊपर डाला गया था, उनसे बोला गया था कि इसके हस्ताक्षर करो और इस पर साइन करो, उस पर जेलेंस्की ने उसको पढ़ा तक नहीं है। खुद ट्रंप ने बोला है कि मेरा जो 28 सूत्रीय फार्मूला था वो यूक्रेन के अधिकारियों को पसंद है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की उस पर साइन करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि मेरे को 24 घंटे पहले पता चला था, 24 घंटे के अंदर पता चला था कि जेलेंस्की ने मेरे जो 28 सूत्री प्रोग्राम था या जो शांति समझौते के जो पेपर थे उसको देखा तक नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की जो हैं वो कितने ज़्यादा भन्नाए और गुस्से में हैं ट्रंप के खिलाफ, लेकिन रणनीतिक तौर पर वो लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है उनके मुताबिक अब जो जंग है वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पे बातचीत का कोई माहौल बनता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि 28 सूत्री जो ट्रंप ने फॉर्मूला दिया था उसके ठीक अपोजिट 20 सूत्रीय एक शांति समझौता जो है वो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय देशों ने दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रंप का 28 सूत्रीय प्रोग्राम है या शांति सूत्र का जो फार्मूला है वो जो है वो यूरोप को पसंद नहीं है और जेलेंस्की को भी पसंद नहीं है। इसीलिए अब यूरोप ने अपना एक 20 सूत्रीय एजेंडा बनाया है और उसको बाकायदा ट्रंप के पास भेजकर बोला है कि हम इस एजेंडे के आधार पर ही रशिया से बातचीत करेंगे। और वो जो 20 सूत्रीय यूरोप के एजेंडे हैं उसको जेलेंस्की ने खुली हरी झंडी दे दी है और उन्होंने बोला है कि ये जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम है ये एकदम परफेक्ट है यूक्रेन के हिसाब से। अब इस 20 सूत्रीय प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि नेटो की जो ताकत है, नेटो जैसी जो सुरक्षा है आर्टिकल 5 के तहत ऐसी सुरक्षा यूक्रेन को दी जाएगी, इसमें साफ साफ लिखा है। दूसरी, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने मांग की है कि हम
यूक्रेन को जो सुरक्षा गारंटी देंगे, उसके तहत यूक्रेन के अंदर यूरोप की और अमेरिका की फौजें तैनात होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे वो सारी बातें हो रही हैं जो रूस को और पुतिन को जरा भी पसंद नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस 20 सूत्री में यह आ गई है कि पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका जो रूस ने कब्जा कर रखा है उसको आज़ाद करना पड़ेगा और बातचीत के आधार पर ही फैसला होगा कि किस इलाके में रशिया रहेगा और किस इलाके में यूक्रेन को वापस उसके इलाके मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो समझौता है वो सीधे सीधे ट्रंप और पुतिन के मुंह पे तमाचा मारा है यूरोपियन देशों ने, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा है अमेरिका को कि अमेरिका, अगर आप यूक्रेन का सही तरीके से साथ नहीं देते हैं, आप पुतिन के फेवर वाले समझौते बनाते हैं, तो यूरोप जो है वो जेलेंस्की के साथ चट्टान बन के खड़ा है। और इसीलिए अब यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो परमाणु युद्ध में बदलता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसमें दो तीन चीजें ऐसी सामने आई हैं जिससे ट्रंप भी बुरी तरीके से बौखला गए हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से 1,56,000 सैनिक प्रोकोवस्क इलाके में पहुंच गए हैं रशिया के, उससे साफ क्लियर हो गया है कि अब पूर्वी यूक्रेन का जो एक बहुत बड़ा इलाका रशिया पहले से कब्जा कर चुका है, उसको वो पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा, या कहना चाहिए अपने पावर में ले लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पुतिन का एक बहुत बड़ा इलाका कब्जा करना चाहते हैं, जिसको डोनबास बोलते हैं, डोनबास को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लुहांस का इलाका है वो 100% रशिया के कब्जे में आ चुका है, और ये जो इलाका है वो है लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर। इसी तरीके से जो डोनेट्स्क का इलाका है और जो डोनबास का इलाका है उसका 78%, हमने आपको पहले भी बताया था कि लुहांस और डोनेट्स्क को मिलाकर डोनबास बनता है। तो डोनबास का अगर हम पूरा इलाका देखें तो वो लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसके कब्जे में आ चुका है, और अगर टोटल पूर्वी यूक्रेन का हम पूरा इलाका देखें तो वो लगभग 48,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है। और अगर हम पूरे यूक्रेन का दावा करें तो वो लगभग 1,16,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका रशिया के कब्जे में यूक्रेन का आ चुका है, जो ISW की रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 20% के बीच में आता है। हालांकि रूस का दावा है कि वो 27% से ज्यादा बड़े इलाके पे अकेले कब्जा कर चुका है यूक्रेन के, और उसका ऐसा भी दावा है कि नवंबर और दिसंबर महीने में अब तक जो है वो लगभग 630 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसने सिर्फ एक महीने के फासले के बीच में ही पूरा कब्जा कर लिया है। तो इससे आपको रशिया की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि परमाणु युद्ध की बातें ये क्यों हो रही हैं और किस बिहाफ पे हो रही हैं, और ये जो आडंबर चल रहा है बातचीत का और जो फॉर्मूले निकाले गए 28 सूत्रीय, 19 सूत्रीय, अब 20 सूत्रीय, ये है क्या? असल में क्या है, यहाँ पर ना तो ट्रंप को किसी के ऊपर भरोसा है, ना यूरोप के नेताओं को ट्रंप और पुतिन पर भरोसा है, बल्कि नेटो के कम से कम जो 3 या 4 देश हैं उनकी एक लीक हुई है, कॉल लीक हुई है। कॉल लीक की जो पूरी खबर आई है वो एक जर्मन मैगजीन ने छापी है, और उसमें उसने दावा किया है कि 1 दिसंबर के आसपास एक कॉल किया गया जिसके अंदर यूरोप और नेटो के, अमेरिका को छोड़कर, लगभग 10 से 12 देशों की एक कॉल हुई, मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल थे, और उनको बताया गया कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए क्या करें। तो उसमें मार्क रूटे थे जो नेटो के चीफ हैं, वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो थे। यहां पर क्या हुआ, उस लीक कॉल में ऐसा कुछ हुआ जिसने ट्रंप का सिर जो था ना वो भन्ना गया, उसको सुनकर कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। उसमें एम्यूल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2 टूक कहा कि मुझे पूरा यकीन है और मैं ये कह सकता हूं कि ट्रंप आखिरी मौके पर यूक्रेन को धोखा देंगे और यूक्रेन को युद्ध में फंसा देंगे, ये वो कहना चाहते थे। उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए जर्मन चांसलर ने बोला, जो अपने फ्रेडरिक मर्ज हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम अच्छे से जानते हैं कि यूक्रेन और जेलेंस्की पे बहुत ही गंभीर खतरा है, और अगला हफ्ता जो है वो जेलेंस्की के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरा हुआ है। जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ये बयान लीक हुआ तो उससे ट्रंप और पुतिन दोनों ही इस तरीके से खफा हुए। उनको लगा कि एक तरफ तो तुम अपने एजेंट, अपने अधिकारियों को भेज रहे हो, वॉशिंगटन भेज रहे हो, कम से कम 8-10 दौरे हो चुके हैं, पेंटागन के अधिकारी यूक्रेन के अधिकारियों से मीटिंग कर चुके हैं, पेंटागन के अधिकारी यूरोप के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, उसके बाद एक समझौता बना। तो आखिर ये क्या है, और बातें आप लोग कर रहे हो कि ट्रंप धोखा दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, ट्रंप का जो था वो माथा ठनक गया कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी ये पक रही है कि जो खुफिया इनपुट मिल रहे हैं, जो खुफिया बातें लीक हो रही हैं, उससे यूरोप के नेताओं को ऐसा लगता है, यूरोप के देशों को ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त ट्रंप पुतिन का सही से साथ नहीं देंगे या उनसे दूर हो जाएं तो हम आसानी से अमेरिका के बिना रशिया को कंट्रोल कर लेंगे और उससे वो इलाके भी छीन सकते हैं जो यूक्रेन के हिस्से के जो रशिया के कब्जे में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में जो अभी की लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक
पुतिन ने बोल दिया है कि हमने पहले ही बोल दिया था कि हम बातचीत का स्वागत तो जरूर करेंगे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हम बारूदी हमले रोक देंगे या हम बातचीत के दौरान अपने हमलों को रोक देंगे। हमारे हमले लगातार तेज़ी से आगे बढ़ते रहेंगे और यही वजह है कि रशिया ने क्या किया है कि पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन और सेंट्रल यूक्रेन यानी कि मध्य यूक्रेन में जो अब लेटेस्ट हमले किए हैं, उसके पीछे का सीधा सा मकसद ये है कि बातचीत पे जल्दी से जल्दी आ जाओ टेबल पर, वरना हमारे पास इतनी फौजी ताकत है, हमारे पास इतनी सेना है जो आसानी से अपने ताकत के दम पर पूर्वी यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगी। अब बहुत से वॉर एक्सपर्ट्स कहते हैं, इसमें दो राय हैं कि अगर रशिया के पास इतनी ज़्यादा ताकत है तो वो बातचीत के आडंबर में क्यों पड़ा हुआ है, वो एक बड़ा भयानक हमला करके पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर ले और इस युद्ध को एक तरीके से अपने हाथ में लेकर जीत का ऐलान कर दे। ऐसा पुतिन क्यों नहीं कर रहे हैं, रशिया के कमांडर्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि अगर जेलेंस्की बातचीत के आधार पर पुतिन के सामने जाते हैं और साइन करते हैं पेपरों पर, तो उसमें एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि दोनों के बीच में समझौता हुआ है। यूक्रेन ने इतना हिस्सा अपना जो है 4 प्रांत जो है वो रशिया को दे दिए हैं। उसके बाद कोई भी तीसरा देश यूक्रेन की तरफ से रशिया से युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, और अगर हिम्मत जुटाएगा तो उसके खिलाफ पूरा देश, पूरी दुनिया का जनमत हो जाएगा। तो इस वजह से पुतिन को मजबूरी है कि बातचीत से अगर मसला हल हो जाएगा तो रोज की और लंबे युद्ध की जो खतरे हैं वो पूरी तरीके से हट जाएंगे। इसीलिए पुतिन ने बोला कि मैं अभी भी चाहता हूं कि ट्रंप के जो प्लान है वो बहुत ही बढ़िया है। पुतिन ने तारीफ की है ट्रंप के प्लान की, और हम इसके आधार पर एक बढ़िया बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने ट्रंप के जो 28 सूत्री प्रोग्राम है उसको एक आधार बताया कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस पे बातचीत कर सकते हैं और युद्ध को रोक सकते हैं। और पुतिन ने चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं, मैं लिखित में देता हूं, मुझसे शपथ दिलवा लो, हम भविष्य में किसी भी यूरोपीय या नेटो देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त है, नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं होने देंगे, उसकी 6 लाख से ज़्यादा सेना को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, 6 लाख सीमित रहेगी यूक्रेन की सेना। ये रशिया की बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि क्राइमिया को छोड़कर उसके अलावा जो 4 प्रांत हैं जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनबास और खार्किव, ये वो इलाके हैं जिस पर रशिया अपना पूरी तरीके से कब्जा चाहता है। जहां पे उसने कब्जा कर लिया है वो इलाके, और जहां वो कब्जा नहीं कर पाया है वो इलाके भी रशिया अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अब आता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है, और ऐसी संभावना क्यों है कि 15 मोर्चों पर रूस परमाणु युद्ध कर सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम पूरा लब्बो आप देखें तो अमेरिका ने इशारा यह करना शुरू कर दिया है कि अब हम यूक्रेन को सीधी बहुत बड़ी सैन्य मदद नहीं करेंगे। अब अगर नेटो को, यूरोप को हम मुझसे हथियार खरीदो और रशिया से लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप 2-3 बार से ये कह चुके हैं कि अगर जेलेंस्की को लड़ने का इतना ही शौक है तो उनके लिए भरपूर मौका, खूब लड़ें। अभी भी 1386-87 दिन हो चुके हैं युद्ध को होते हुए, लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, युद्ध खत्म होने की नौबत नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मामला होगा क्या? मामला यहाँ पे ये आ रहा है कि रशिया की जो परमाणु ताकत है वो नेटो के सामने लगभग बराबर की आती है, लेकिन अगर यही परमाणु ताकत अमेरिका अपनी हटा दे और अपनी सैन्य क्षमता को हटा दे, नेटो से अलग कर दे, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, सिर्फ नेटो की पावर 30 से 40% में सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि 65 से 70% जो फौजी ताकत है, जो रिसोर्सेज हैं, वो अमेरिका का है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर अमेरिका के परमाणु हथियारों को हटा दो और नेटो के आप परमाणु हथियारों की तुलना करोगे तो मुश्किल से 515 परमाणु हथियार हैं, और रशिया के देखोगे तो वो 5486 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं अगर अमेरिका को हटा दो तो यहाँ भी क्या इंपॉर्टेंट है कि नेटो में जितने भी देश बचते हैं, अमेरिका को हटा दो तो 31 देश बचते हैं। उसमें अगर पता किया जाए कि भाई किसके पास बढ़िया परमाणु हथियार हैं, किसके पास परमाणु बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसमें सिर्फ 2 देश निकलते हैं, एक हो गया ब्रिटेन और एक हो गया फ्रांस। इन दोनों के अगर हथियार मिला दोगे तो लगभग 512-515 के इर्द गिर्द आता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब 5400 से ज़्यादा परमाणु हथियार अकेले रशिया के पास हैं, तो ये मुट्ठी भर जो 515 या 512 परमाणु हथियार हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस क्या उससे टक्कर ले पाएंगे? यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली बात तो 512 हथियारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 8-10 परमाणु हथियारों में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तुलना करना कि उसके पास 5000 हैं, उसके पास 500 हैं, ये सब बेईमानी है, क्योंकि इतने ज़्यादा परमाणु हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रशिया के पास 1912 के करीब ऐसे छोटी रेंज के परमाणु हथियार हैं जो एक सीमित इलाके में बहुत ही भयानक हमला करेंगे। उससे नुकसान तो भयानक होगा, लेकिन परमाणु जैसा विनाश नहीं होगा। यही सबसे बड़ी रूस की ताकत है, जो 1912 परमाणु, छोटी रेंज के परमाणु, जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं, वो उसके पास हैं। यही ISW की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बोला है कि नेटो
अगर अमेरिका को हटा दोगे तो नेटो के पास सिर्फ 512 परमाणु हथियार बचेंगे जो फ्रांस और ब्रिटेन के पास हैं। जर्मनी जो है वो सिर्फ टैंक और तलवारों से लड़ने का शौकीन है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। और टैंक और तोप और कहते हैं ना, जब फाइटर जेट्स की लड़ाई होगी और जहाँ पे अगर परमाणु युद्ध होगा तो इन चीज़ों का तुलना करना, इनको मानना, इनकी ताकत को परखना, ये सब बेईमानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रशिया ऐसा क्यों करेगा, वो अमेरिका ऐसा क्यों करेगा कि वो नेटो से अलग हो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रंप को अच्छे से समझ में आ गया है कि नेटो जो देश हैं जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी है, वो अमेरिका की हर हाँ में ना कर देते हैं। 28 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया ट्रंप ने, उसको मना कर दिया। जेलेस्की जो है उनको ट्रंप पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। फ्रांस के एमुल मैक्रो ने लीक हुई बात में कबूला है कि जो ट्रंप है वो किसी भी वक्त यूक्रेन को धोखा दे सकते हैं। जेलेस्की और जो फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मन चांसलर, उन्होंने बोला है कि अगला हफ्ता यूक्रेन और जेलेस्की के लिए बहुत ही खतरनाक है। मार्क रूटे ने बोला है कि भाई ऐसा है, यूक्रेन को बचाने के लिए सारे नेटो देशों को एक आना पड़ेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने बोला है कि अगर हमने इस वक्त रूस के ऊपर हमला नहीं किया मिलकर तो याद रखिएगा यूरोप को खंड खंड करके रख देगा। तो यहाँ पे जो रूस का जो एक भय है वो यूरोप में फैलाया जा रहा है कि अगर आज यूक्रेन को हार गए तो कल यूरोप को और नेटो के बहुत से देशों को पूरा कच्चा चबा जाएंगे पुतिन। और उसकी वजह से क्या होगा, जो रशिया का अखंड रूस का सपना है या जो मिशन है या यूएसएसआर को दोबारा बनाने का जो मिशन है वो उनका पूरा हो जाएगा। जबकि पुतिन ने फिर चीख कर बोला है, और उनके जो दिमित्री पेस्कोव हैं रूस के प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, उन्होंने क्या बोला है कि ये जो यूएसएसआर का हवा खड़ा किया जा रहा है यूरोप और नेटो देशों में, वो पूरी तरीके से बकवास है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया बकवास, और ये जानबूझकर रशिया को एक ऐसी जंग में झोंकने की कोशिश है जहां यूक्रेन का विनाश होगा, यूरोप का विनाश होगा और रशिया को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आते हैं ज़मीन पर क्या हकीकत है। 36 घंटे से आपको मैं बता रहा हूँ, लंदन में 8 दिसंबर को लंदन में पहुंचे जेलेस्की। वहां उन्होंने कीर स्टॉमर, फ्रेडरिक मर्ज और स्टॉमर और इसके अलावा मैक्रो, इन तीनों से मीटिंग की। और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग ब्रसेल्स में चलते हैं। ब्रसेल्स में एक मीटिंग हुई, वहाँ नेटो के चीफ मार्क रूटे मिले, बहुत से और यूरोपीय देशों के नेता मिले। उन्होंने एक बहुत साझा अपना 20 सूत्रीय प्रोग्राम बना के ट्रंप को कर दिया। अब ट्रंप को उन्होंने इस 20 सूत्रीय प्रोग्राम से ये साबित करने की कोशिश की है कि आपका 28 सूत्रीय जो फॉर्मूला था वो पुतिन के सपोर्ट का था, हमने जो बनाया है वो कॉमन है। अगर आप इस पर आगे बढ़ना चाहते हो तो नेटो के बाकी देश आपसे मिलने को तैयार हैं, यूरोप के लोग तैयार हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसाई हो रही है वो हो रही है अमेरिका में बैठे पेंटागन के अधिकारियों की। उसमें पिसाई हो रही है स्टीव विटकॉफ जो विशेष दूत हैं ट्रंप के। उसमें कहते हैं दिमाग जिनका भन्ना रहा है वो है जेरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं। मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ट्रंप को बेइज्जत किया गया है, उन्होंने पॉलिटिको जो मैगजीन में बोला है ना कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई यूरोपीय नेटो देश जो हैं वो इस युद्ध को बहुत भयानक बनाने जा रहे हैं, वो हकीकत में कोई लफबाजी नहीं है या कोई ब्लेम गेम नहीं है, ये ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है तो बाकी देश क्या कर रहे हैं। 500 अरब डॉलर की जो दुर्लभ खनिज है वो अकेले अमेरिका डकार चुका है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि जेलेस्की ने जो है वो नेटो, यूरोप, अमेरिका का पूरा पैसा चूस लिया इस युद्ध में और इसीलिए जेलेस्की को पुतिन की सारी बात माननी चाहिए। ये बात सही है। आपको बता दें कि यूक्रेन 24 फरवरी 2022 से लेकर और अगर नवंबर 2025 तक का हम हिसाब लगाएं तो लगभग 38.2 लाख करोड़, फिर से सुनिए, 38.2 लाख करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता ले चुका है यूक्रेन इस युद्ध में, लगभग 4 साल की जंग में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना भयानक खर्चा इस युद्ध पे हो चुका है। और अगर नेटो का आप बजट लगाएंगे तो वो बैठता है 1.474 ट्रिलियन डॉलर। तो नेटो का जो बजट है वो 1.474 ट्रिलियन डॉलर है और उसका 60-80% जो है वो अकेले यूक्रेन ने डकार लिया है। तो यहाँ पे नेटो ये सोच रहा है कि अगर इस युद्ध से में पुतिन की जीत हो गई तो नेटो को अपनी वापस क्षमता पाने के लिए, रूस से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है इन नेटो यूरोपियन देशों को कि 2027 से 2029 के बीच रशिया ज़रूर हमारे ऊपर हमला करेगा और कोई ना कोई जगह अटैक जरूर करेगा। उसमें पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये ऐसे देश हैं जिनका मानना है कि रशिया ज़रूर हमारे ऊपर अटैक करेगा, भले ही पुतिन बार बार मना करें, लेकिन उनका ऐसा मानना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आखिर अगर इतना बड़ा सा बवाल हो रहा है तो फिर अमेरिका जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका को इतनी दिन में समझ में आ गया है कि नेटो को मजबूत करने से एक तो हमने पैसा भी दिया 65-70%, ऊपर से पूर्वी यूरोप में अकेले 1 लाख अमेरिकी सैनिक आज भी मौजूद हैं। उसके बावजूद ट्रंप की कोई बात नहीं मान रहा है, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया, सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप की और जर्मनी की वजह से। अगर ये युद्ध विराम हो जाता तो शायद ट्रंप को ये अपने आप जो मेडल अभी पहना ना फीफा का, ये शायद पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद उनको नोबेल मिल जाता। लेकिन क्या करें, मजबूरी में उन्हें फीफा का अपना अवार्ड गले में खुद पहनना पड़ा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 साल के ट्रंप जो हैं वो शांति को लेकर ज़्यादा व्याकुल नहीं है, उनको एक नोबेल प्राइज़ चाहिए। और इसीलिए अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। पेंटागन के अधिकारियों ने एक मीटिंग की है और ये रॉयटर्स पर खबर अच्छे तरीके से डाली गई है। उसमें यह दावा किया गया है द गार्जियन ब्रिटिश मीडिया की तरफ से कि 5 ऐसे सूत्र हैं जिनके द्वारा ये पता चला है कि जो अमेरिका है वो यूरोप की रक्षा क्षमताओं को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अब कंट्रोल में क्यों करना चाहता है, अगर और कंट्रोल में क्या क्या करेगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट खुफिया जो जानकारियां होती हैं वो होना चाहिए, और जो वॉर प्लान बनते हैं उसके ऊपर पूरा उसका कंट्रोल होना चाहिए। जो लंबी दूरी के हथियार हैं और जो वॉर प्लान है उस पर पूरी तरीके से अमेरिका का 2027 तक कंट्रोल कर लेगा। ऐसा 5 सूत्रों के द्वारा रॉयटर्स ने इस खबर को छापा है। और उस 5 सूत्रों में एक सूत्र जो है वो पेंटागन का एक अमेरिकी अधिकारी है जिसने इस बात को माना है कि 1 दिसंबर 2025 को एक मीटिंग हुई है जिसमें यूरोपियन नेताओं को क्लियर कट संदेश दिया गया है कि या तो आप अमेरिका की शर्तों को पूरा करिए वरना अमेरिका आपको भी बख्शने वाला नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रंप के इस नई चाल से, इस नए फॉर्मूले से, इस नए प्लान से अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होने जा रहा है तो वो पुतिन को होने जा रहा है। और पुतिन इसीलिए परमाणु युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी कुछ इस तरीके से वॉर प्लान को तैयार कर रहे हैं ताकि झल्लाकर, मजबूरी में आकर, हताश में आकर पुतिन कम से कम कोई एक ऐसा न्यूक्लियर अटैक करें ताकि उसके ऊपर रशिया के ऊपर पूरा नेटो और यूरोप के देश टूट पड़े। अब सवाल उठता है कि क्या ये इतना आसान है। अभी की जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, रॉयटर्स पे भी छपी है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में भगोड़े सैनिकों की तादाद में 60% का इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 100 सैनिकों को जबरन भर्ती करके युद्ध के मोर्चे भेजा जा रहा है तो उसमें से 60 गायब हो रहे हैं, सिर्फ 40 ही बच रहे हैं। और 40 इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो पीछे मुड़ेंगे तो मारे जाएंगे। तो स्थिति ये जो है, ये जो मीट ग्राइंडर या जो मांस की चक्की बन गया है रूस यूक्रेन का युद्ध, वो कहीं ना कहीं जेलेंस्की पे बहुत भारी पड़ रहा है। और इसीलिए पिछले 36 घंटे से लंदन से लेकर ब्रुसेल्स तक जो मीटिंगें हुई हैं उसका लबोलुआब यही निकला है कि ट्रंप कोई बहुत बड़ा एक्शन लें उससे पहले उनके सामने एक ऐसा प्रपोजल रख दो ताकि ट्रंप मजबूर हो जाएं और ये साबित करने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई नहीं, हमें पुतिन की कुछ बातों को नहीं मानना होगा। लेकिन पुतिन ने जो पिछले 24 घंटे के अंदर रूस की सेना ने जो हमले किए हैं उससे साबित हो गया है कि प्रकोप पे जो अब अटैक हुआ है 1,56,000 सैनिकों का, जिसमें बहुत मैसिव लेवल पर अटैक हुए हैं, उससे साबित होता है कि अब रशिया ने मन बना लिया है कि बातचीत को तो एक टोकरे में फेंको, ये होने वाली नहीं है, क्योंकि ये नेटो यूरोप के देश जो हैं वो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले बहुत बड़े इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा कर लो, उसके बाद जब युद्ध विराम होगा तब हम देखेंगे कि टेबल पर हम किस तरीके से बातचीत करते हैं। इसीलिए पुतिन ने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा बदल दिया है। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशर जो दामाद हैं ट्रंप के, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि जब तक रशिया पूरे इलाके पे अच्छे तरीके से कब्जा नहीं कर लेगा तब तक नेटो के जो कई देश, यूरोप के जो देश हैं मेन, वो जेलेंस्की को युद्ध विराम नहीं करने देंगे। हालांकि जेलेंस्की के देश के अंदर बहुत से ऐसे, कहना चाहिए, रिश्वतखोर अधिकारियों की भरमार है जो अब पुतिन के लिए जासूसी करने लगे हैं, वो पुतिन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद जेलेंस्की ने बोला है कि मैं हैरान हूं कि यूक्रेन के बहुत से अधिकारी और संस्थाएं रूस के लिए काम कर रही हैं और उनके एजेंडे को अमेरिका में परोस रही हैं। इससे साबित होता है कि जो पुतिन हैं वो हर लेवल पर एक तरीके से नेटो पर भारी पड़ रहे हैं। आगे के जो भी बड़े अपडेट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये 15 मोर्चे जो आप अभी अंदेशा बताएगा कि 15 मोर्चों पर परमाणु युद्ध की सबसे ज़्यादा संभावना है, ये एस्केलेट करेगा बहुत बुरी तरीके से। अब इसमें देखना होगा कि जो अमेरिका और जो ट्रंप की जो नई नीतियां हैं वो पुतिन को कितना फ़ायदा पहुंचाती हैं, और क्या जो ट्रंप के ऊपर अविश्वास नेटो यूरोप के नेता दिखा रहे हैं उसका असर ज़मीन पर पड़ेगा। जो भी नया अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी इन टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिए और बताइए कि इस युद्ध के आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।